हेलो। तो हमारा एक टॉपिक अब बचा है, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वीबीटी में ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, वो सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया। अब उसके बाद है एक नई थ्योरी जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब बेटा, जरूरत क्या है? क्योंकि हमने कॉस्टल लुइस अप्रोच पढ़ा, फिर वीएसईपीआर प्रिंसिपल पढ़ा, फिर वीबीटी पढ़ा, उसमें भी हमने ओवरलैपिंग और फिर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया। तो मतलब हमें सारे जवाब ऑलमोस्ट मिल ही तो गए। कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है। ओके, तो ये थियोरी की जरूरत कहां है, तो वो मैं बता रहा हूं। अब ध्यान से सुने। अगर आप बात करते O2 की, O2 ऑक्सीजन गैस, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब दो बॉन्ड पैर, और दोनों ऑक्सीजन पर दो दो लोन पैर्स। अब इसके आगे एक कंसेप्ट है कि अगर कोई कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कंपाउंड मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, और ऐसे कंपाउंड्स को एक नाम मिला है पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करते, इसीलिए वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाते। चार्ज स्पीसीज है, रोटेट होते रहते हैं, तो वो खुद मैग्नेट है, इसीलिए जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील करेगा। ऐसे बिहेवियर को पैरामैग्नेटिज्म बोला जाता है। अब अगर सारे इलेक्ट्रॉन पैड हुए तो ऑब्वियस है वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा, उसे थोड़ा बहुत रिपल्शन फील करता है। वैसे कंपाउंड को बोला जाता है डायामैग्नेटिक कंपाउंड, और इसको बोला जाता है डायामैग्नेटिज्म। अब हम O2 की बात करें, O2 की, तो यहां पर सारे के सारे पैड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लोन पैर दो, ये भी लोन पैर, बॉन्ड पैर दोनों। तो ऑब्वियस बात है O2 क्या होना चाहिए? डायामैग्नेटिक। सारे के सारे पैड इलेक्ट्रॉन है इसीलिए। तो पहला ही O2 पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। कैसे? इसका आंसर वीबीटी में नहीं। चलो, एक क्वेश्चन मार्क आया। ओके, अब दूसरा। कुछ आयंस है O2-1 और O2-2 जैसे। इसको सुपर ऑक्साइड बोला जाता है और इसको पेरोक्साइड बोला जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो O के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, O2 के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की तो जगह ही नहीं है। सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके। अब बात रही सेकेंड ऑर्बिट की, तो सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस O के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस O के 8 हो गए। अब अगर इलेक्ट्रॉन आता है, रखेगा कहां पर? फिर भी O2-1 होता है। सुपर ऑक्साइड आयन बनता है, इसके कंपाउंड्स भी है, जैसे कि KO2। पेरोक्साइड भी आयन बनता है जिसके कंपाउंड से Na2O2। तो ये कंपाउंड का एग्जिस्टेंस भी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चनेबल हो जाएगा। क्लियर? तो इन दो पर्सपेक्टिव की वजह से, यानी कि O2 का पैरामैग्नेटिज्म क्यों है, सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड का एग्जिस्टेंस क्यों है, इस बेस की वजह से एक नई थियरी डेवलप हुई जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो हम इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं। अब इसको शांति से समझते हैं, आराम से, आराम आराम से। अब पहली बात, फर्स्ट पोस्टुलेट कि एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, कि भाई
एटम्स के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होंगे, और मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होंगे। तो आपको लगेगा कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, एटम्स के इलेक्ट्रॉन हर बार एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ही होते, मॉलिक्यूल बनेगा तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। लेकिन अब ध्यान से सुने, जब भी मैंने यहां पर Cl और Cl को एक दूसरे के साथ मर्ज करवाया, तब Cl का 2pz 3pz और इस Cl का 3pz ओवरलैप हो गया। बाकी की ऑर्बिटल्स एज इट इज है, उनको अभी हमने एटॉमिक ऑर्बिटल ही माना था। हमने सिर्फ इतना बोला था वीबीटी में कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स जो है, वैलेंस ऑर्बिटल्स है, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हाफ फील्ड है उनके इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप होंगे, वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगी। लेकिन यहां पर तो बात पूरी अलग ही है। यहां पर ऐसा मानना है कि जब भी एटम्स कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे तब एटॉमिक ऑर्बिटल जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। सारा का सारा कंट्रोल, सारा का सारा कुछ जो होगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। जैसे कि आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोल रहे थे एस पी डी एफ, वैसे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, वैसे ही सिग्मा पाई डेल्टा बॉन्ड के हिसाब से ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर? मतलब जब एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो गया तो अब वो वहां पर कोई एओ नहीं है, सारे के सारे एमओ बन जाएंगे। एग्जांपल लेते, जब हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से कंबाइन होगा तब मुझे H2 मिलेगा। अब H2 है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के लिए बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जब दो एओ कंबाइन होंगे तब उसमें से क्या बनेगा, एमओ बन जाएगा। ओके, तो अब वही वापस से एक आगे का स्टेटमेंट, क्या, सिमिलर एनर्जी एंड सिमिलर और कॉम्पेटिबल सिमेट्री। जिस एओ के पास होंगी वही कंबाइन होंगे, मतलब 1s के साथ 1s कंबाइन होगा, 2px के साथ 2px कंबाइन होगा, 2py के साथ 2py कंबाइन होगा। वैसे सेम टाइप के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मर्ज होंगे। और अब ध्यान से, यहां पर एक एओ है एटॉमिक ऑर्बिटल और यहां पर एक एओ है, तो जब दोनों मर्ज होंगे तब वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और अब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी हाफ ऑफ देम, मतलब 1, जिसको नाम मिला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ, और एक को नाम मिला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कैसे बने वो हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर से स्टेटमेंट, नेक्स्ट पोस्टुलेट, number of atomic orbitals combined is exactly equal to number of MO formed। जितने भी MO बने उनमें से हाफ ऑफ देम BMO कंसीडर किए जाएंगे, हाफ ऑफ देम ABMO कंसीडर किए जाएंगे। BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। BMO के पास लेस एनर्जी और मोर स्टेबिलिटी होगी, ABMO के पास मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी होगी।
यानी BMO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। BMO ऑलवेज नाम के हिसाब से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सामने ABMO एक तरीके से बॉन्ड का अपोज कर रही है। क्यों ऐसा हो रहा है वो हम जब आगे वेव फंक्शन के हिसाब से देखेंगे तब आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ABMO में आएंगे वो मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस पर खतरा है। यानी कि अगर ABMO में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाता, बनता ही नहीं। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब दूसरे नाइट्रोजन का भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा। इसके पास कितने 5 AO है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहां पर भी 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे दोनों के पास। अब दोनों को मिला ले तो हो जाते 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जब 10 MO हो जाते हैं हाफ ऑफ देम यानी कि 5 जो बनेंगे आपके BMO और 5 बन जाएंगे आपके ABMO। 5 बन जाएंगे आपके BMO और 5 बन जाएंगे आपके ABMO। 5 बनेंगे BMO, 5 बन जाएंगे आपके ABMO। चलो यहां तक क्लियर। तो यही थियरी के हिसाब से हमने आगे यहां पर समझाया। अब दूसरा एक पॉइंट कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे तो वो सिर्फ नाइट्रोजन के एक न्यूक्लियस का मान रहे थे, उसके एक इन्फ्लुएंस में थे। सेम यहां पर जो 5 AO होंगे वो इसी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे। लेकिन अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, किसके बने? N2 के। तब ये 10 के 10 MO इन दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। यानी कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे तो वो सिर्फ 1 न्यूक्लियाई उसके ऊपर कंट्रोल करेगा, यानी वो मोनोसेंट्रिक होंगे। लेकिन जब MO की बात चलेगी तब उसमें मोर न्यूक्लियाई होंगे और वो ऑलवेज पॉलीसेंट्रिक बनेगा। जैसे H2O है तो H2O में जितनी भी MO बनेंगी उन पर ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का और दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का कंट्रोल रहेगा। यानी कि MO आर ऑलवेज पॉलीसेंट्रिक whereas AO आर मोनोसेंट्रिक। यहां तक क्लियर है? तो अब ये बनते कैसे हैं? ऐसा क्या हो गया कि ABMO की एनर्जी कम हो गई, ABMO की एनर्जी ज्यादा हो गई, BMO की एनर्जी कम हो गई? वैसा उसमें क्या चेंज आया, कैसे ऑर्बिटल्स मर्ज हुए, क्या हुआ? तो ये सब अब मैं आगे एक थ्योरी है जिसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसमें समझाता हूं। लेकिन ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेस है, इतना जो मैंने समझाया। फिर से एक बार रिपीट कर ले, जरूरत क्यों पड़ी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की? तो O2 का जो बिहेवियर है मैग्नेटिक फील्ड में वो VBT से एक्सप्लेन नहीं होता। सुपर ऑक्साइड आयंस है जो हम आगे देखेंगे जब O2 के डायग्राम्स देखेंगे, उसमें हम VBT का MOT का जब O2 का डायग्राम देखेंगे तो वहां पर पूरा हमें O2-1 क्यों स्टेबल है, कैसे स्टेबल है, सब पता लग जाए। पेरोक्साइड का भी वहां पर आपको डायग्राम मिल जाएगा। अब उसके आगे
एटम के इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं और मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। ये बात तो क्लियर हो गई। अब जब सिमिलर एनर्जी वाली और सिमिलर सिमेट्री वाली एओ कंबाइन होंगी तब वो एमओ में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जितनी भी एओ कंबाइन होगी उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनेगी। जो अब तक एओ के नेम्स थे एस पी डी एफ जी, अब वो बदलकर हो गए हैं सिग्मा पाई डेल्टा बॉन्ड के हिसाब से। जो सिग्मा पाई तो बॉन्ड होते वैसे। अब वापस से यहां पर दो एओ कंबाइंड हुई, दो एमओ बनी, जिसमें से हाफ बीएमओ हाफ एबीएमओ। नाइट्रोजन में 5 एओ और 5 एओ, टोटल 5 + 5 10 एओ कंबाइंड हुई, 10 एमओ बनी, जिसमें से 5 बीएमओ 5 एबीएमओ। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो बॉन्ड बनाने के लिए हेल्प करती है, एंटी बॉन्डिंग एक तरीके से उसका अपोज करती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स बीएमओ में आए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, समझो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 3 ही इसमें है, यहां पर टोटल नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन है, 10 इसमें 4 इसमें, तो ये फेवरेबल कंडीशन है बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर? तो ये अब आगे देखते हैं हम। ओके, तो अब बीएमओ और एबीएमओ कैसे बने वो हम जानते हैं। यहां पर ध्यान रखो, ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। ये समझो कि हाइड्रोजन एटम है और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दोनों का ये न्यूक्लियस। उसके आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ये 1s ऑर्बिटल हो गई। यानी इसको एक्सप्लेन किया जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साइन से। तो ये है वेव फंक्शन, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी। तो ये हो गया साई ए और ये हो गया साई बी। मतलब साई ए जो है वो वेव फंक्शन को एक्सप्लेन करता है, किसके? 1s के, वो भी ये एटम के। साई बी इसके 1s के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन कर रहा है। अब ये दोनों जब कंबाइन होंगे तब आप इतना समझ सकते हो कि वेव के कंबाइन होने के दो ऑप्शंस हैं। अगर दोनों के क्रेस्ट वाले पोर्शन एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और अगर एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ के सामने आएगा तो एम्पलीट्यूड नलीफाइड हो जाएगा। तो वेव का जो यहां पर एक दूसरे के साथ कंबाइन होना है वो दो ऑप्शन में पॉसिबल है, प्लस और माइनस। अगर हम प्लस की बात करें तो इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव, और अगर समझो वेव माइनस तरीके से कंबाइन हुआ देन इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव। दो तरीके हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव वे में कॉम्बिनेशन और एक है डिस्ट्रक्टिव वे में कॉम्बिनेशन। चलो कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्टिव वे में जो भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी, कंस्ट्रक्टिव वे में जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो होंगे बीएमओ, और डिस्ट्रक्टिव वे में जो भी एमओ बनेंगे वो होंगे एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब वहां पर तो एक और चीज था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? साई का अपने आप में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो है साई स्क्वायर, और वो फिजिकल सिग्निफिकेंस है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू जहां पर ज्यादा, उसका मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी मैक्स। साई स्क्वायर की वैल्यू कम या मिनिमम, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी कम या जीरो, जिसको नोड बोला जाता है, नोडल प्लेन या नोड्स। तो अब अगर हमने इनका स्क्वायर किया, हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, दोनों के वेव फंक्शन का हमने स्क्वायर किया, हमें मिला
साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, और यहां पर मिल जाएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। फर्क सिर्फ इसका है, यानी कि जब प्लस होगा तब दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये माइनस का मतलब होता है कि वहां पर एक ऐसा प्लेन आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट जीरो हो जाती। एक एग्जांपल लेते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का। तो 1s और 1s जब कंबाइंड होंगे तब एक ये तरीका, एक ये। तो अब ध्यान से, ये रहा हाइड्रोजन का 1s, ये रहा हाइड्रोजन का 1s, अब दोनों को मर्ज कर रहे। तो अब इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो एमओ बनाएंगे, एक इस पोटेंशियल एनर्जी के लेवल से नीचे, एक ऊपर। नीचे वाली जो है उसको बोला जाता है बीएमओ, क्योंकि वो लेस एनर्जेटिक, हाईली स्टेबल है। लेस एनर्जी, हाई स्टेबिलिटी। ऊपर जो मिलेगा वो होगा ABMO। अब ऐसा क्या होता है, तो अब इसमें जो एमओ बनता है, दोनों न्यूक्लियस यहीं पर, और ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है, ऐसे, मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसको 1s और 1s जब कंबाइंड होते हैं तब बनता है सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए एमओ को सिग्मा या पाई या डेल्टा ऐसे ही नाम मिलते हैं। तब एस और एस ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड मिलता है, इसीलिए इसको नाम मिला सिग्मा, और ये बना सिग्मा 1s। क्लियर? अब ऊपर यहां पर ये रहा आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z। अब ऊपर ये रहे वापस से दोनों के न्यूक्लियस। अब यहां पर ये जो ऊपर वर्टिकल लाइन मैंने बनाई है वो है नोडल प्लेन। अब समझे, हमने वहां पर इन फेज आउट फेज ओवरलैपिंग की थी, कहां पर, बीबीटी में। तो ये दोनों के प्लस प्लस पार्ट ही है, इसमें कोई माइनस वाला पार्ट होता नहीं है। एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल है, तो वहां पर कोई माइनस वाला पार्ट नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे आती है, और यहां पर दो पार्ट बन गए प्लस माइनस। अब ये जो बना इसको बोला जाता है नोड। दो न्यूक्लियस के बीच में एक ऐसी लाइन आई जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल कम हो गई है, यानी कि इसमें बॉन्ड बनने के चांसेस लगभग जीरो है अगर इलेक्ट्रॉन इसमें सेट हुए तो। अगर वही इलेक्ट्रॉन इसमें सेट हो गए तो ये बॉन्डिंग के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। क्लियर? तो इस टाइप से जो कॉम्बिनेशन होगा वो है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ऑलवेज आप एंटी बॉन्डिंग को स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो पाई होगा तो पाई एंटी बॉन्डिंग, तो पाई स्टार लिखा जाएगा। पाई बॉन्डिंग है तो सिर्फ पाई। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसके ऊपर मैंने Z ऑर्बिटल्स को PZ को कंबाइन करवाया, तब वापस से इसी एनर्जी लेवल के नीचे और ऊपर दो ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब ये PZ है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा PZ। और अगर ये एंटी बॉन्डिंग बनाता है तो बन जाएगा सिग्मा स्टार PZ। यहां पर क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये आपके प्लस प्लस इन फेज, तो ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, और यहां पर दो लोब्स बनेंगे जो माइनस माइनस वाले होंगे। ये है सिग्मा PZ, यानी कि दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ गई है। लेकिन जब यहां पर बात चलती है
एंटी बॉन्डिंग में, तब इसमें कुछ इस टाइप से दो पार्ट बन जाते हैं। माइनस प्लस माइनस प्लस। यहां पर जो ये प्लेन है वो नोडल प्लेन हो जाता है। कहां है वो? दो न्यूक्लियस के बीच में। अब सुने, अगर कोई पूछे कि सिग्मा पी जेड में कितने नोड्स है, 0। सिग्मा स्टार पी जेड में कितने नोड्स है? 1। कौन सा? ये जो दिख रहा है न्यूक्लियस के बीच में। क्लियर? तो ये इसकी बात चल रही है सिग्मा बॉन्ड की। वैसे ही पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो उसमें बनेंगे पाई स्टार, सॉरी पाई और पाई स्टार, जिसमें पाई स्टार हमारा एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। चलो क्लियर है? तो अब फिर से एक बार रिपीट कर ले। कब से हम बोल रहे हैं कि एमओ बनेंगे, उसमें आधे बीएमओ बनेंगे, हाफ ऑफ देम आर एबीएमओ। कब सुने? जब भी दो ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे। कौन से? 1s 1s कंबाइन होंगे, 2s 2s कंबाइन होंगे, 2pz 2pz कंबाइन होंगे, 2px 2px कंबाइन होंगे, तब दो ऑर्बिटल्स आगे दो एमओ बनाएंगे। यानी कि 1s 1s है तो दो एमओ बनेंगे, जिसमें से एक कंस्ट्रक्टिव तरीका है, एक डिस्ट्रक्टिव तरीका है। कंस्ट्रक्टिव तरीके में बीच में, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसमें डिस्ट्रक्टिव वे में न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। एक नोड बन जाता है। कहां है नोड? ये रहा। कहां है नोड? ये रहा। तो अब इनकी एनर्जी भी हाई है, स्टेबिलिटी भी कम है, बीच में नोड भी है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सूटेबल कंडीशंस नहीं प्रोवाइड करते। कौन? स्टार वाली ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाएगा उसको? एबीएमओ। लेकिन जो बीएमओ है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सूटेबल है, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़िया हो जाएगी, बहुत अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्लियर? अब जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स है, अगर आप उसको 180 पर रोटेट करते हो, चाहे वो सिग्मा हो या सिग्मा स्टार हो, तो वो सिमेट्रिकल है। उनमें प्लस चार्ज वहीं रहेगा जहां पर पहले था, बिफोर 180 डिग्री रोटेशन। इसमें भी भले ही तो, पर ये प्लस वाला पार्ट प्लस ही जगह रहेगा, माइनस वाला माइनस। तो ये सिमेट्रिकल जो ऑर्बिटल्स है वो सिग्मा बनाते। पाई में प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा और वो असिमेट्रिकल हो जाएंगे। ओके, तो अब इसमें मोस्ट आईएमपी जो टॉपिक है वो अब आने वाला है, और वो है एमओ डायग्राम्स। एमओ डायग्राम्स। अब हाइड्रोजन से मैं सबके एमओ डायग्राम्स बना रहा हूं। आपको ध्यान रखना है, मैं यही चेंज करता जाऊंगा। ध्यान से, ध्यान से। चल, यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने लिखी है और वो है हाइड्रोजन की। यहां पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल और वो भी हाइड्रोजन। चल, इतना क्लियर? ओके। ये लाइन जो है, ये एक्सिस जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है। हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सी है? तो 1s। तो 1s की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो इस लेवल पर है, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब वही सामने हाइड्रोजन है तो उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी सेम लेवल पर होगी, 1s1। ये दोनों का पोटेंशियल एनर्जी लेवल मैंने दिखा दिया। सही। अब जब 1s और 1s कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। कौन सा? H2। और जो बीच में लिखा जाएगा वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहां पर
आगे 1s और 1s कंबाइंड होंगे तो एक बनेगा सिग्मा 1s जिसको बीएमओ बोलते हैं, और एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s जिसको एबीएमओ बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रहेंगे, 1s और 1s में ना, अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहेंगे, यानी कि सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में रहेंगे। इलेक्ट्रॉन फिलिंग वापस से आउटपाउ, पाउली, हुन्स रूल सबको फॉलो करता है। दो इलेक्ट्रॉन्स है तो वो आउटपाउ प्रिंसिपल के हिसाब से नीचे रहेंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स फील्ड फर्स्ट, तो अब वो यहां पर सेट हो जाएंगे पाउली के हिसाब से, वो ऑपोजिट स्पिन के साथ। तो अब ये डायग्राम जो है वो है H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इंफॉर्मेशन मिलती है पहली फर्स्ट स्टेबिलिटी के बारे में। जब भी Nb ग्रेटर देन Na होगा, Nb मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Bm, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको Nb बोला जाएगा। Na मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABM, एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको ABMO बोला जाएगा, मतलब Na बोला जाएगा। यहां पर BMO में इलेक्ट्रॉन्स है 2, यहां पर है 0, तो ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अगर किसी में Nb लेस देन और इक्वल टू Na हो गया तो ये बिल्कुल स्टेबिलिटी शो नहीं करेगा, ध्यान में रखना। अब दूसरी प्राइम इंफॉर्मेशन है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में फॉर्मूला बनेगा हाफ Nb माइनस Na। हाफ Nb क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा आंसर 1, तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। H2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये है ना, Nb के 2 इलेक्ट्रॉन, Na के 0, 2 माइनस 0। अब तीसरी इंफॉर्मेशन है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक बनता है, सारे के सारे पैड है तो वो डायामैग्नेटिक बनता है। अब आप बोलेंगे सर ये रहे अनपेयर्ड, ये नहीं देखने हैं, आपको देखना है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहां पर ये दो लाइन के बीच में कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो ये डायामैग्नेटिक बनेगा, डायामैग्नेटिक बनेगा। तो ये इंफॉर्मेशन है H2 की, ध्यान से देखे जरा। ये इसका एमओ डायग्राम और इसके ऊपर से मिलने वाली है इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते He2 की। हमारा मॉलिक्यूल है अब He2, ध्यान से देख लीजिए एक बार H2, फिर मैं He2 पर चलता हूं। चलो ठीक है। He2 में क्या करना है, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपको पता होना चाहिए, वो है 1s2। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपको पता है 1s2, तो वो दोनों यहां पर। अब मॉलिक्यूल बनेगा तो वो H2 नहीं होगा, He2 होगा। अब वापस से दोनों के AO कंबाइन होंगे तो वापस से सेम दो MO बनाएंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अब इसके 2 और इसके 2, तो टोटल ऐसे हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने सेट कर दिए। तो अब ध्यान से Nb में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो Nb में इलेक्ट्रॉन्स है 2, Na में इलेक्ट्रॉन्स है 2।
यानी कि हम चल रहे इस कैटेगरी में, दोनों में इक्वल, यानी ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, बनेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने की आपने कोशिश की तो Nb2 Na में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो Nb2 Na2, तो ये हो जाएगा 0। तो अब मैग्नेटिज्म की कोई बात ही नहीं करनी हमें, क्योंकि जब मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या डायामैग्नेटिक और क्या पैरामैग्नेटिक। चलो क्लियर है, बढ़िया। ये He2 का है। अब Li2 की बात करते हैं हम। Li2 He2 देख लीजिए एक बार। Li2 की बात करते हैं, ओके। अब Li2 में आपके पास यहां पर हीलियम नहीं होगा, लिथियम होगा। यहां पर हीलियम नहीं होगा, लिथियम होगा। और यहां पर He2 नहीं, Li2 बनेगा। अब Li का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 1s2, 2s1 होता है। 1s2 2s1, 1s2 2s1। अब जब 2s कंबाइन होंगे तब भी सेम सिचुएशन अराइज होगी। नीचे जो बनेगा, ऊपर जो बनेगा, नीचे बनने वाला है सिग्मा 2s, ऊपर बनेगा सिग्मा स्टार 2s। एक और एक, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुए तो वो तो सिग्मा 2s में ही सेट हो जाएंगे। तो अब 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, 3 यहां पर 3 यहां पर, 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने 2 2 और 2 में सेट कर दिया है। अब वापस से कैलकुलेशन पर आते हैं। बताओ जरा Nb कितना है, 4। Na कितना है, 2। तो क्या ये स्टेबल बनेगा, तो हाँ स्टेबल वाली कैटेगरी में पड़ता है, 4 > 2। बॉन्ड ऑर्डर पर चलते हैं। Nb माइनस Na, 4 - 2 हाफ, यानी 1 हो जाएगा ये। अब चेक करते हैं पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, क्योंकि कंपाउंड तो स्टेबल है, Li2 एग्जिस्ट कर सकता है। तो चेक कर लेते हैं। तो यहां पर क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखा आपको, इसीलिए ये कंपाउंड भी डायामैग्नेटिक ही बनेगा। चलो क्लियर। अब आप सोचिए Be2 होता, Be2 लिथियम के बाद Be, बेरिलियम, तो Be2 का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 1s2 2s2, 1s2 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां तक पूरा सेट हो जाता। मतलब 1 2 3 4 बॉन्डिंग के, 1 2 3 4 एंटी बॉन्डिंग के। तो ये हो जाएगी कैटेगरी Be2 की, यहां पर इक्वल, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0, इसीलिए वो स्टेबल नहीं होगा। तो अब तक हमें He2 और Be2 स्टेबल नहीं मिले हैं। ओके, डन, बढ़िया। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की। पहले सब कुछ मिटा देता हूं वापस। नाम होगा B2। चल
सेटअप वही है B2। अब B2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन 1s2 2s2 2px 2py और 2pz तीनों पोटेंशियल एनर्जी की लाइन है और तीनों की एनर्जी सेम होती है। 2px 2py 2pz। अब इधर भी 1s2 2s2 2px 2py 2pz, उसमें 2px में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब इनकी एनर्जी तो सिमिलर है। अब 3 और 3 AO जब कंबाइन होंगे तब टोटल 6 MO बनेंगे। हाफ ऑफ देम मतलब 3 इस लाइन के नीचे रहेंगे, 3 इस लाइन के ऊपर चले जाएंगे। और 3 में px और px के बीच में, py और py के बीच में बनने वाला बॉन्ड है पाई। सिर्फ pz और pz के बीच में सिग्मा बनता है, यानी नीचे भी जो 3 ऑर्बिटल रहेंगे उसमें भी 2 पाई बॉन्ड बनाते हैं ओवरलैपिंग और एक सिग्मा बनाता है। और इसीलिए ये सेटअप कुछ इस हिसाब से हो जाता। मतलब अगर सबके सेंटर को जोड़ो तो ऊपर भी एक ट्रायंगल, नीचे भी एक ट्रायंगल, जिसमें दो की एनर्जी सेम है, इन दोनों की सेम है और वो दोनों है पाई बॉन्ड वाले, यानी कि इसका नाम बनेगा पाई 2px, इसका नाम बनेगा पाई 2py, इसका नाम बनेगा सिग्मा 2pz। ये तीनों BMO। ऊपर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और ऊपर हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन सेट करने, किसके? B2 के। कहां पर सेट होंगे? तो कि यहीं सेट होंगे, लेकिन अब नीचे भी हमने खाली निकाल दिया है सब कुछ, तो वापस से भर देते हैं। तो अब फिर से 2 2 4 और 5, 2 2 4 और 5, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब नीचे से भरते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, एज पर Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जब सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स खाली है तब आप पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाते। तो ये रहा पूरा एमो डायग्राम ऑफ B2। अब बेटा आगे चलो कैलकुलेशंस पर चलते हैं। चलो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर 1 2 3 4 5 6। ओके, तो NB हो गया 6 और Na हो गया 1 2 3 4। ओके 4। अब बॉन्ड ऑर्डर तो ऑब्वियसली स्टेबल हो जाएगा क्योंकि NB ग्रेटर देन Na है। हाफ 6 माइनस 4, आंसर हो जाएगा 1। और अब प्रॉपर्टी, बीच में आपको कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो ये पैरामैग्नेटिक बनेगा, पैरामैग्नेटिक बनेगा। अब उसके भी आगे, यहां तक क्लियर? देख लो जरा,
अब C2 की बात कर रहे हैं, B2 की जगह पर C2, चेंज देखते जाइए, C2 कार्बन, यहां पर एक एक्स्ट्रा, यहां पर एक एक्स्ट्रा, नाम हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ C, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ C, ये मॉलिक्यूल C2। अब 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, तो अब वापस से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, कहां पर ऐड हो गए, बॉन्डिंग में, यहां पर 8-4 और ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। क्या आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, नहीं, तो ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। अब आगे एक खास इंफॉर्मेशन, C2 में 2 बॉन्ड होंगे, बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, लेकिन दोनों किस टाइप के बॉन्ड है, तो दोनों पाई बॉन्ड होंगे, दोनों पाई बॉन्ड होंगे, किसमें, C2 में। C2 में सिग्मा बॉन्ड, VBT के हिसाब से सिग्मा बॉन्ड की प्रेजेंस के बिना पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कंसेप्ट भी हमने यहां पर चैलेंज किया है। C2 में सिर्फ पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं मानी जाती। अब मोस्ट आईएमपी N2 का स्ट्रक्चर, N2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन हो जाएगा, ध्यान से, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। इधर भी N2 का यानी कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किसके, N2 के। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग, यहां तक तो सब कुछ कॉमन रहेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, बस। तो वापस से NB और Na कैलकुलेट करते हैं फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और Na अभी कितने हैं, 4 ही है, इसीलिए यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो 10 - 4 और ये हो जाएगा 3। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर 3 ही मिलेगा आपको, सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल N2। और यहां पर डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, तो वो तो चेक करना पड़ेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है कहीं पर, नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। N2 का डायग्राम देख लीजिए। अब मैं नीचे लिख रहा हूं उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px equivalent to pi 2py in terms of energy, both are having 2 electrons, and sigma 2pz 2 electrons। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन है N2 का। अब समझो एग्जाम में आपको पूछा उसने N2 माइनस, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, कहां जाएगा, यहां, सब कुछ यहां पर कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स में एक बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 10 - 5, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, 5/2, और ये डाया की जगह हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन पूछे तो यहां पर एक चीज और ऐड होगी, वो है पाई स्टार 2px1। N2+1 पूछा तो एक इलेक्ट्रॉन गायब कर देना, कहां से गायब हुआ, सिग्मा 2pz से, मतलब बॉन्डिंग से।
तो यहां पर 9 बचेंगे, बॉन्डिंग का गायब हुआ है N2 प्लस में, तो 9 माइनस 4, 5/2, 2.5। मतलब इस लेवल से 14 से आप ऊपर जाओ तो भी बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, क्योंकि पाई स्टार वाले पड़ेंगे। नीचे आओ तो भी बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3। 14 आएगा तब आपको यही सेटअप लगा देना है। किसमें? तो मैं लिस्ट बना रहा हूं एक छोटी सी, NO प्लस, CN माइनस, CO, O2 प्लस 2, C2 2 माइनस, N2 जिसकी बात चल रही हो तो रही गया। इन सब में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। 14 इलेक्ट्रॉन्स, 10 माइनस 4, यही सेटअप। इसीलिए हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, सिमिलर बॉन्ड ऑर्डर। समझ में आया? चेक करो एक बार N2 का डायग्राम। ओके, तो N2 के बाद अब मोस्ट IMP डायग्राम है, वो है O2 का। O2 अब O2 के डायग्राम में ध्यान से सिमिलर 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो यहां पर सेट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान से सुने, B2, C2, N2 तक जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते तो यहां पर S और P ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बढ़ जाता। अब तक 2s और 2p में उतना एनर्जी गैप नहीं था, इसीलिए मिक्सिंग में थोड़ा बहुत पार्ट S और P दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते थे। कब तक? यहां तक। लेकिन जैसे ही एक लेवल क्रॉस हुआ तब O2 से आगे F2 में, Ne2 में, अब फिर सब में 2s और 2p के बीच का एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, इसीलिए वहां पर 2s और 2p मर्ज नहीं होगी और 2p में फिर जो लेटरल या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही थी उससे अच्छी एक्सियल ओवरलैपिंग तो हो ही रही है, इसीलिए वहां पर एक्सियल ओवरलैपिंग वाली जो सिग्मा है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। यानी कि यहां तक sp मिक्सिंग हो रहा था, आगे sp मिक्सिंग नहीं होगा, तो यहां पर एक छोटा सा चेंज है। और इसको हम अगर सिंपल शब्दों में समझे इसके भी अलावा तो हम ऐसा समझ सकते हैं, ध्यान से, कि भाई C2 में हमें यहां पर पाई बॉन्ड मिले, सिर्फ पाई, फिर आगे N2 आएगा तो वहां पर सिग्मा भी मिले, 2 पाई भी मिले। O2 आएगा तो एक सिग्मा फिर एक पाई, और जब F2 आएगा तो सिर्फ सिग्मा पाई नहीं। मतलब यहां पर सिर्फ पाई थे, फिर पाई और कम हो रहा है, सिग्मा नहीं था अब वो अकेला बन रहा है। मतलब सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड की जो ऑर्बिटल्स है वो उतनी ज्यादा स्टेबल एक लेवल के बाद नहीं रहती, तो इसका मतलब इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके, फिर से C2 में पाई बॉन्ड्स थे, दोनों के दोनों। N2 में एक सिग्मा 2 पाई थे, O2 में एक सिग्मा 1 पाई था, F2 में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी कि एक लेवल से जब आप आगे जाते हो, C2 से F2 पर जाते हो, तो पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है। पहले यहां सिग्मा बॉन्ड नहीं था, अब वो हर जगह पर आ रहा है। मतलब
धीरे धीरे सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रांग होना और पाई बॉन्ड का वीक होना यहां पर चेंज दिखाएगा, यानी कि इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ऊपर वाले की कम हो जाएगी। तो अब O2 से जब भी आप डायग्राम बनाएंगे O2 F2 Ne2 में, तब आपको यहां पर एक चेंज करना है। पहले दोनों सेम थे ट्रायंगल, पहले ऐसा था, अब ऐसा होगा। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई है और अब डायग्राम का चेंज कुछ इस हिसाब से दिखेगा। अब मैं बना रहा हूं यहां पर O2 का डायग्राम, ध्यान से देखें। N हटा दिया, N2 हटा दिया, N हटा दिया, यहां पर O, यहां पर O2 और यहां पर O। 1s2 2s2 सिग्मा 2p x2 सिग्मा 2p y1 सिग्मा 2p z1। 1s2 2s2 सिग्मा 2p x1 सिग्मा 2p y1, सॉरी सिग्मा 2p x2 सिग्मा 2p y1 सिग्मा 2p z। सिग्मा कहां बोल रहा हूं मैं, सॉरी। 1s2 2s2 2p x2 2p y1 2p z और 1s2 2s2 2p x2 2p y1 2p z। यहां तक तो कोई चेंज नहीं है। यहां पर हो गया सिग्मा 2p z, ये हो गया पाई 2p x, ये हो गया पाई 2p y। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 1 1 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। चलो रखता हूं, 8 को कैसे रखते देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब NB और Na का कैलकुलेशन देखे, 2 2 4 6 7 8 9 10। 2 2 4 हो गए, 5 और 6। बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ NB माइनस Na, हाफ NB माइनस Na, हाफ 10 माइनस 6, आंसर हो जाएगा 2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और उसके आगे डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, तो O2 का बिहेवियर पैरामैग्नेटिक दिखाई देगा आपको। यहां पर ये रहा, चलो क्लियर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन लिख रहा हूं मैं। जब सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s मतलब 1 और 1 का कॉम्बिनेशन है, तो आप के शेल का कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, जैसे हम हीलियम का बोलते थे, नियोन का लिखते थे वैसे। तो यहां पर के का मतलब है आप यहां तक पहुंच गए, 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py, दोनों में 2 2। ऊपर पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट टू पाई स्टार 2py, दोनों में 1 1। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। और अब मोस्ट टाइम पे बेटा, मोस्ट टाइम पे अगर आपको कोई पूछे कि O2 माइनस 1 का जरा बताएंगे, तो इसका नाम है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन आपको डिट्टो कॉपी करना है यहां तक। इसमें -1 मतलब पाई स्टार 2px2 हो जाएगा, यहां पर 1 की जगह पर सिर्फ 2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सिमिलर। बॉन्ड ऑर्डर कहां बढ़ा एक इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार में,
एंटी बॉन्डिंग में, यानी यहां पर कितना हो जाएगा 7, यानी कि सुपर ऑक्साइड में ये पूरा रिपीट होगा, सिर्फ हो जाएगा पाई स्टार 2px2 इक्वावेलेंट टू पाई स्टार 2py1। इक्वावेलेंट एनर्जी का टर्म है, इलेक्ट्रॉन का नहीं। ओके, दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना, पर हम एनर्जी की बात करते हैं। ये चेंज हुआ सिर्फ इतने पार्ट का। बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज होगा, हाफ 10 - 6 की जगह पर 7, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। आगे पेरोक्साइड में O2-2, नाम है इसका पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में पेरोक्साइड में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो यहां आ जाएगा। पेरोक्साइड मतलब यहां पर दोनों जगह, तो वो पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2, और बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ 10 - 8 1। तो फिर से कंपैरिजन कर ले, O2 10 - 6 बॉन्ड ऑर्डर 2 पैरामैग्नेटिक, O2 - 1 एक अनपेड बचेगा, अगेन पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। O2 - 2 दोनों पर इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। यानी बॉन्ड ऑर्डर में O2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, O2 - 1 का कम, और O2 - 2 का और कम। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, O2 - 1 में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, O2 - 2 में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड लेंथ, तो जो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का उससे ऑपोजिट हो जाएगा। यानी कि O2 की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, O2 - 1 की ज्यादा, O2 - 2 की और ज्यादा बॉन्ड लेंथ। ओके, क्लियर है, डन। तो एग्जाम में O2 का डायग्राम आना, सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका बॉन्ड ऑर्डर पूछना, ये बहुत ही सिंपल है, आराम से पूछे जाएंगे सवाल, आप आराम से सॉल्व भी कर सकते हो। क्लियर? तो अब लिंक में मैं यहां पर कमेंट में टेलीग्राम की एक लिंक दे रहा हूं, उसमें आपको ये वर्कशीट मिल जाएगा जिसमें आप ये सॉल्व कर सकते हो, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी है, तो आप वहां जाकर ये पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर वहां पर टेबल भी है जो कि आपको हेल्प करेगा कि भी N2 में ऑलवेज 14 इलेक्ट्रॉन है, और कौन से है जो N2 जैसे है, तो मैंने यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिखे थे। क्लियर? तो उसके बेसिस पर आपको देखना है, N2 में 14, N2 से नीचे आएंगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, N2 पे मैक्सिमम 3, ऊपर जाएंगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। हर एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन या रिमूवल पर 0.5 जितना चेंज आएगा बॉन्ड ऑर्डर, तो उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तब इसके क्वेश्चंस आराम से आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, थैंक यू। तो ये कंप्लीट हो गया है आपका एमओ।